सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 5 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित लेखक और कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है विष्णु खरे। इनका जन्म हुआ था सन 1940 में। विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा यानी मध्य प्रदेश में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत उनसे संबंधित लिखी हुई कविताएं पढ़ रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर में एमए किया हुआ है। 1962-63 में दैनिक जो रोजाना आने वाले समाचार पत्र होते हैं उन्हें दैनिक कहा जाता है। जो सप्ताह में एक बार आते हैं वो साप्ताहिक हैं। तो 1962 और 63 की बात हो रही है, तब दैनिक इंदौर समाचार में वो उप संपादक थे। 1963 में संपादक, जिसे एडिटर कहा जाता है, 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। वो अध्यापन कार्य से भी जुड़े रहे, अध्यापन यानी टीचिंग। इसी बीच 1966-67 में लघु पत्रिका यानी मैगजीन व्यास का संपादन किया। उन्होंने एक मैगजीन निकाली जिसका संपादन उन्होंने ही किया और उस मैगजीन का नाम था व्यास। और ये 1966 से 67 के बीच की बात है जब इस पत्रिका का संपादन उनके द्वारा किया गया। तत्पश्चात यानी उसके बाद 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम पद पर पदासीन रहे, यानी उस पद पर वो आसीन रहे और उन्होंने लंबे समय तक 1976 से 84 तक काम किया। 1985 से नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर भी उन्होंने काम किया। और आप देख सकते हैं इस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में रहते हुए टीचिंग भी की है और न्यूज़पेपर में किस तरीके से वो एडिटर के रूप में भी उन्होंने काम किया है और मैगजीन्स भी निकाली हैं। उसके बाद दिल्ली के एनबीटी जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध जो न्यूज़पेपर है उसमें भी उन्होंने संपादक का कार्य किया है। बीच में वो लखनऊ संस्करण तथा रविवार्य नवभारत टाइम्स हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उन्होंने संपादन कार्य से जुड़े रहे। वो 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। अब देख सकते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ कितने संपादन कार्य उन्होंने किए हैं। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, संग्रहालय जिसे म्यूजियम और पुस्तकालय जिसे लाइब्रेरी कहा जाता है, में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में रत हैं। उसके बाद अब उन्होंने स्वतंत्र लेखन यानी अपने मन का उन्होंने लिखना शुरू किया और उसके बाद अपने हिसाब से और जितना वो लिखना चाहते हैं, स्वतंत्र यानी आज़ाद हैं, वो किसी के लिए काम नहीं करते, स्वतंत्र लेखन करते हैं। और साथ ही अनुवाद कार्य, जैसे कि और भी भाषाओं में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं होती हैं जो आम जन नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस तरीके से उस भाषा का जो जानकार होता है उसे अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके उस रचना को सामने लाता है। तो अनुवादिक कार्य भी वो करते हैं। औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का आरंभ 1956 से हुआ था। औपचारिक रूप से यानी कि आप कैसे कह सकते हैं, ऑफिशियली जो उनकी जो रचनाएं थी वो लोगों के सामने 1956 से आनी शुरू हुई थी। पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में। दूसरा कविता संग्रह एक गैर रूमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह खुद अपनी आंख से 1978 में। चौथा सबकी आवाज़ के पर्दे में 1994 में। पांचवा पिछला बाकी तथा छठा जो है काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए। और ये जितने भी डार्क कलर में हैं ये सारे इनकी रचनाओं के नाम हैं और ये जितने भी सन हैं ये उस सन में प्रकाशित हुई हैं, इसलिए उनके साथ लिखे हुए हैं। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई। समीक्षा आलोचना, जहाँ किसी भी विषय को लेकर या कोई भी रचना है, कोई भी पुस्तक है, उससे संबंधित अपनी राय पेश करना, जिसमें आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही गलत सब बताते हैं। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है।
तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि वो स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और अनुवाद कार्य में रत हैं, तो उन्होंने जो अपनी रचनाएं पेश की हैं, अनुवादिक रचनाएं, उसमें उन्होंने ज़्यादातर अंग्रेजी की जो कविताएं हैं उसको हिंदी ट्रांसलेशन देकर अनुवाद ज़्यादा किया है। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिल चुका है। इनकी कविताओं में भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं यानी जो चीज़ें जम चुकी हैं एकदम से, और अमानवीय जिसमें मानवता ना हो, ऐसी स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर को अभिव्यक्ति दी है। यानी उन्होंने गलत के लिए आवाज़ उठाई है अपनी कविताओं में, अपनी भाषा के माध्यम से। यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में जो कविता जोड़ी गई है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। अब एक कविता है जिसका नाम है एक कम। कविता के माध्यम से कवि ने स्वातंत्र्योत्तर, स्वतंत्रता और उत्तर दो शब्द मिलकर बने हैं स्वातंत्र्योत्तर, यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया गया है। जैसा कि भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो ऐसी कामना की जा रही थी कि लोग आज़ाद हो जाएंगे, देश आज़ाद हो जाएगा तो लोगों का जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरीके से घपले बढ़ गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, लोग एक दूसरे को ठगने लगे, एक दूसरे को उसकी हैसियत दिखाने लगे, और गरीब जो है और भी गरीब होता गया, ठग ज़्यादा बढ़ गया, तो जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो देश में बढ़ती दिखने लगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर जो उम्मीद नहीं की जा रही थी स्वतंत्रता के बाद भारत को जिस रूप में, वही रूप उसने ले लिया भारत ने, तो उसी को यहाँ इस कविता में उन्होंने रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का, या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोहभंग हुआ। परिणाम ये हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत में ये देखने को मिला कि लोगों का आपसी विश्वास, भाईचारा और जो सामूहिकता है उसका स्थान जो है धोखाधड़ी ने ले लिया। लोगों में खींचतान मच गई। लोग अपने को बेहतरीन जीवन शैली से सराबोर करने के लिए स्वयं की तरफ जो जितना मिल रहा है खींचता चला जा रहा है, और नितांत स्वार्थपरकता, लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए। जिस चीज़ की कामना नहीं की जा रही थी कि भारत स्वतंत्र होने के बाद ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का माहौल तैयार होता हुआ दिख रहा था। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है। कवि ये सब देखता है और देखता है कि जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन उनके साथ खड़े रहने का जो उन्होंने उनमें हिम्मत था, वो उन्होंने हिम्मत दिखाई, और साथ ही अपनी सहानुभूति भी उनके साथ रखी, तथा कुछ ना करने की स्थिति में होने के बावजूद भी स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम ही कर सकता है, जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश है। कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से देश में परिस्थितियां दिख रही थी, कवि जो है स्वयं को पीछे रखकर एक व्यक्ति उसमें से कम कर देता है, जिससे कि होड़ कम हो जाए और अपराध कम हो जाए, बेईमानी कम हो जाए। इसी के लिए कविता का नाम एक कम रखा हुआ है। और जब कविता पढ़ेंगे तो इसका सार जो है बेहतरीन तरीके से और भी समझ में आएगा। दूसरी कविता है सत्य। सत्य जिसका अर्थ हर कोई जानता है, सत्य यानी सच, यथार्थ। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। अतीत की कथा, अतीत यानी हमारा बीता हुआ कल, उसकी कथा का आधार लेकर अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को, सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभीष्ट है। यहाँ कवि जो है महाभारत काल के प्रसंगों को का सहारा लेकर और उसके पात्रों का सहारा लेकर बहुत सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, और यही कविता का विषय है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, कविता उसका प्रमाण है।
सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहा है। यानी कवि जो है वो इस कविता के माध्यम से महाभारत काल के प्रसंगों का और वहाँ के पात्रों का सहारा लेते हुए सत्य के विषय में जानकारी दे रहा है कि सत्य जो है किस प्रकार से परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। तो जैसा कि कविता का नाम जो है वो सत्य है और कवि महाभारत काल के प्रसंगों का सहारा लेकर और पात्रों का सहारा लेकर सत्य किस परिस्थिति में और किस स्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अपनी भूमिका बदलता रहता है, ये इस कविता के विषय के रूप में हमें देखने को मिलेगा और कविता को पढ़ते हुए इसका सार बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।